तो दोस्ती और मित्रता थी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की। उम्मीद ये थी कि जो टैरिफ्स हम पे लगे वो ना लगते, एक अच्छी पॉलिसी बनती, एक जल्द से ट्रेड डील होता। पर जब से वो चुनकर आए हैं सब चीज उलट ही हो रही है। और रही बात रशिया ऑयल को लेकर, वो बार बार खुद जाकर वेनेजुएला पे अटैक कर देते हैं। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनको लेकर न्यूयॉर्क आ जाते हैं। और हम लोग अगर अपने स्ट्रेटेजिक नीड के अनुसार हम ऑयल खरीद लेते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, हम पे टैरिफ लगते हैं। मैंने तो बस एक चार्ट दिखाया जिसमें दिखाया है कि इंडिया जो तेल खरीद रहा है रशिया से, उसका नवंबर में आंकड़ा फिर से बढ़ गया है। तो दिखा रहा है कि सब सारे देश अपने अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के अनुसार काम करेंगे, ना कि किसी दबाव के। और यही जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी ने अमेरिका को सेफगार्ड करने के लिए, अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर को सेफगार्ड करने के लिए उन्होंने वेनेजुएला पे काम किया, जो चिंताजनक स्थिति है, वैसे ही हम यहाँ पे किसी का सैंक्शनड ऑयल नहीं है, किसी तरीके की पाबंदी नहीं है। अगर वो खरीद रहे हैं हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तो उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इन दो लोगों को बेल नहीं दिया है, और 2020 का जो दिल्ली दंगा मामला है, देखिए जो उन्होंने कहा है कि यूएपीए के अंतर्गत पर्सनल लिबर्टी जैसी कोई चीज नहीं होती है। अब यूएपीए के चार्जेस में तो डाला है, पर चार्जशीट 5 साल हो गए हैं, फाइल नहीं हुई है। 5 साल से वो इंतजार कर रहे हैं कि चार्जशीट हो, फिर उसके बिना पर डिस्कशन कोर्ट में सुनवाई हो, और फिर जो भी निर्णय होता है कोर्ट का उसको सम्मानपूर्वक उसके अनुसार काम किया जाए। तो चार्जशीट नहीं है। फिर जब भी बेल आ रही थी उसको रिजेक्ट किया जा रहा था, फिर हाई कोर्ट में भेजा जा रहा था। अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, कुछ लोगों को मिल गई है बेल, इन दोनों को नहीं मिली है, यही कहकर कि पर्सनल लिबर्टी नहीं है। मैं उम्मीद करती हूं कि जल्द से जल्द इस पर चार्जशीट दायर होगी, जो भी कार्रवाई है कार्रवाई की शुरुआत होगी, बिकॉज देन इट विल बिकम अ वेरी अनफेयर थिंग कि वो 5 साल उन्होंने जेल में काट लिए पर उनको पता ही नहीं है सजा किस बात की भुगत रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उनका अनादर नहीं कर सकते हैं, और उनका परिवार भी उसको फॉलो कर रहा है। पर उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द जो न्याय की प्रक्रिया होती है शुरू हो, और जो भी वर्डिक्ट हो, जो भी आउटकम्स हो, वो जनता के बीच में आए। और बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिर रहमान की कंट्रोवर्सी के बाद बांग्लादेश की सरकार ने आदेश दिया है। देखिए इतना शर्मनाक है। अगर इंडिया मांग करती है और इंडियंस मांग करते हैं कि पाकिस्तान से कोई गेम नहीं खेलना चाहिए, वो उस अनुसार करते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई है, डायरेक्ट वॉर्स हुए हैं, और लगातार पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाई गई है, लोगों की जाने गई हैं। और सबसे रीसेंट केस वो दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उससे पहले पहलगाम का हुआ था। उसी के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, जहां हमने बकायदा उस पर आपत्ति जताई कि मैच नहीं होना चाहिए। यहां पर एक टीम के बीसीसीआई डिसाइड करता है कौन से प्लेयर्स होंगे आईपीएल में खेलेंगे, उसके अनुसार टीम्स उनको उनकी जो भी डिसीजन लेती है। फिर जब सब कुछ हो जाता है, फिर कुछ लोग आपत्ति जताते हैं, और आपत्ति कौन जता रहा है? वही भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा लोग हैं, लीडर्स हैं, जो आपत्ति जताते हैं। एक एक्टर को ट्रेटर बताते हैं, उस एक्टर के साथ बहुत सारे पार्टनर्स हैं, हिंदू पार्टनर्स हैं, सबने यही निर्णय लिया। पर समय की मांग अभी यह है कि बांग्लादेश के साथ हमारे कोई वॉर नहीं हुई है। बांग्लादेश में अस्थिर स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज तकलीफ में है। हमारी सरकार ने अभी आवाज तक नहीं निकाली है उसको लेकर। मैं मानती हूं कि बांग्लादेश से कहना चाहिए कि ये जो माइनॉरिटी पे अटैक हो रहा है ये ठीक नहीं है, और कुछ डिसीजन लेना चाहिए। पर इस तरीके से कह देना हाँ हम इनको क्रिकेट से निकाल देंगे, कर देंगे, ये ऑलरेडी फ्रिजाइल स्थिति को और फ्रिजिलिटी की तरफ लेकर जाएगा रिलेशंस को हमारे। तो मेरा मानना ये है कि अभी इंडिया के इंटरेस्ट में वो रहेगा कि जल्द से जल्द वहां पे एक सरकार बहाल हो, स्टेबल सरकार हो। फरवरी में जो चुनाव आ रहे हैं वो डेमोक्रेसी की प्रक्रिया के अनुसार हो, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने, क्योंकि हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस रहा है बांग्लादेश के साथ। दैट इज नॉट एन एनिमी कंट्री, पर उसके साथ ये करना, यू आर टेकिंग द रिलेशनशिप फर्दर डाउनहिल, दैट इज अनफॉर्चुनेट। और उज्जैन के उसमें स्टेट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है कैलाश विजयवर्गीय, उनका जो कंट्रोवर्शियल कमेंट था घंटा, उसका वो रेफरेंस दिए थे इसको लेकर। तो देखिए यहाँ पर तो जिसने गलत किया है उनका बचाव होता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक देख लीजिए, जो लोग आरोपी होते हैं उनको संरक्षण दिया जाता है, जो लोग गलत बातें करते हैं, अहंकार के बोल बोलते हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है, जो गलत पाए गए हैं उनको संरक्षण दिया जाता है, और उन लोगों पे कार्रवाई की जाती है जो इनको उजागर करते हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उत्तराखंड में लगातार
अंकिता भंडारी के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री के घर के बाहर चल रहे हैं, वहां पे कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। वहीं बाबा राम रहीम को पैरोल दे दिया जाता है। वहीं यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं मीडिया के खिलाफ, और खास करके उन लोगों के जले पे नमक डालते हैं जिनके परिवारों में जाने गई हैं, मृत्यु हुई है, ये जानते हुए भी कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट थी जो इंडिकेट कर रही थी कि वाटर कंटेमिनेटेड है। तो कार्रवाई उन लोगों पे होनी चाहिए जो जानते थे और कुछ काम नहीं किया, या उन पे होनी चाहिए जो डीएम है वो बता रहे हैं किस तरीके से उनका अब डिफेंसिव में भारतीय जनता पार्टी उतरी है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उतरे हैं। ये और जीतू पटवारी तो है 30 से ज्यादा मरे हैं, बीजेपी के गुंडे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग छुपा रहे हैं हकीकत, इस तरह के आरोप लगा। अगर आप देखेंगे शुरुआत में जब पूरे वहां के लोग कह रहे थे कि 10 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, वहां पे ऑफिशियली सिर्फ 4 दिया जा रहा था। तब जब कैलाश विजयवर्गीय से पूछा था, कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा उनके पास फाइनल आंकड़ा नहीं है। तो इस बात में भी सत्यता है। आपको याद होगा कोविड के कार्यकाल में जब इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी हुई थी, पूरी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, उससे स्पष्ट दिखाई दिया था कैसे उन्होंने कोविड की चलते मौतों को उन्होंने छुपाने का काम किया, केसेस को छुपाने का काम किया। उसी तरीके से इंदौर में भी हो रहा होगा तो किसी को हैरानी नहीं होगी। शर्मनाक ये है कि इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी सरकार बनाए हुए है। शर्मनाक ये है कि इंदौर को लगातार बेस्ट सिटी अवार्ड मिल रहा है, पर फिर भी वहां के लोगों को इस तरीके का दूषित पानी पीने की वजह से उनकी जानें गई हैं। तो उसका दोषी कौन और कितने आंकड़े हैं, क्या नंबर्स हैं, वो भी जैसे डेटा फर्ज करने की आदत है वही डेटा फर्ज हो रहा है। ये बहुत ही शर्मसार, देश को ही शर्मसार करने वाली बात है। और मेनका गांधी का कहना चेक दी एयर पॉल्यूशन, आपका क्या ओपिनियन? देखिए, जो फायर क्रैकर्स को लेकर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ओपिनियन दिया था। उस ओपिनियन के चलते जिस तरीके से हमने फायर क्रैकर्स बर्स्टिंग देखी, मेरा पर्सनल मानना है कि बैन से कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकलता है। लोग किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी तरीके से उस बैन का उल्लंघन करते ही हैं, क्योंकि हमारे इम्प्लीमेंटेशन जो है हमेशा पुअर पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय लिया, रिवेंज बर्स्टिंग हुई, जिसके चलते इतना एयर पोल्यूशन हुआ। अगर आप साइंटिफिकली भी देखेंगे, सब जानते हैं किसकी वजह से होता है, क्या क्या कारण है। क्या सिर्फ फायर क्रैकर्स हैं? नहीं, सिर्फ फायर क्रैकर्स नहीं है। जिस तरीके से अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिस तरीके से स्टबल बर्निंग हो रही है, बहुत सारे ऐसे, जिस तरीके से CO2 एमिशंस है उसको लेकर, ये व्हीक्यूलर पोल्यूशन है, बहुत सारी चीजें हैं। एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा पूरे देश भर में। अगर प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व नहीं करते हैं तो हम लोग सिर्फ हर साल आउटरीच करते रह जाएंगे और कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब समय आ गया है, समय की मांग है। मैंने खुद ने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल डाला था कि क्लाइमेट काउंसिल होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री खुद उसको चेयर करें, और देश भर के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो सब मिलकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, एनवायरमेंट मिनिस्टर से लेकर सभी इस पे निर्णय लें और एक फ्रेमवर्क बनाएं जहां पे सब चीज का निवारण हो सके। आप चाइना देखिए, चाइना सबसे दूषित शहर माने जाते थे उसके, आज उन्होंने अपना उसके ऊपर ओवरकम किया है कि नहीं? सोल्यूशन बेस्ड डिस्कशन होना चाहिए और राजनीति से ऊपर होना चाहिए, तभी जनता को भी ये विश्वास होगा कि हम लोग सब कमिटेड हैं टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम।